दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं निसमत खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ है मोहम्मद अहमद काज़मी साहब, बड़े जर्नलिस्ट हैं, मास्टरी रखते हैं इस्लामिक कंट्रीज़ की जो पॉलिटिक्स है उसको बड़े करीब से देखते हैं। चैनल भी है मीडिया स्टार वर्ल्ड, उस पर आप जाइए तो आपको और भी ताज़ा खबरें मिलेंगी। बहुत बहुत खैर मकदम है आपका हिंद वॉइस पे। काज़मी साहब ये बताइए कि फ्रांस के जो राष्ट्रपति मैक्रोन, उन्होंने एक बयान दिया कि हम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कार्टून ऐसी छापते रहेंगे, हम नहीं रुकेंगे। इन तक ये वो है, पूरी दुनिया में हंगामा हो गया, इस्लामिक वर्ल्ड में हंगामा हो गया। और इसको तो देख लीजिए कि आपको ताज्जुब होगा कि हिंदुस्तानी अखबारों ने खबर के अलावा कोई अहमियत नहीं दी इसको। इसमें अभी ये हो रहा कि इस्लामिक कंट्रीज़ में बाइकाट का सिलसिला शुरू हुआ है। टर्की पेश है, उसके अलावा और भी कंट्रीज़ हैं। टर्की का ने तो ये भी कह दिया कि दिमाग का इलाज कराइए उनसे। सऊदी अरब वगैरह में भी, अरब कंट्रीज़ में भी। तो अब अरब कंट्रीज़ और फ्रांस के ताल्लुकात तो बहुत गहरे हैं। तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं जो ये बाइकाट का सिलसिला शुरू हुआ है? देखिए, ये फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, उनके बारे में एक खबर आई है इजरायली मीडिया में, जिसमें कहा गया है कि ये बल्कि लंदन से एक अरबी के छपने वाले अखबार ने ये लिखा है कि ये ज़ायनिस्ट लॉबी, जो इजरायली लॉबी है, वो इनके पीछे है मैक्रोन के, और उन्होंने इस किस्म का बयान दिलवाया है। और अब एक नई चीज़ सामने आई है, वो इजराइल ने मैक्रोन के बयान को सपोर्ट भी कर दिया है। ये मतलब ये बात अब ऑफिशियल भी हो गई है। उससे पहले तो एक अंदाज था, लेकिन अब वो ऑफिशियल भी हो गई है कि वो इस पर बाकायदा इजरायली लॉबी काम कर रही है। जो कुछ नफ़रत फैलाने की बात, नफ़रत जारी रखने की बात जो फ्रांस के प्रेसिडेंट ने कही है, उसमें इजराइल शामिल है। तो ये अपने तरह का नया तजर्बा हो रहा है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कि इसमें ईरान और सऊदी अरब दोनों ही उसके ख़िलाफ़ बयान दे चुके हैं, जो उनको एक दूसरे का बिल्कुल घोर विरोधी समझा जाता है। नहीं, ईरान तो पहले भी इसके फेवर में नहीं रहा है कभी। हालांकि सऊदी अरब का बयान जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि सऊदी अरब अब लेकिन बहुत ही कमज़ोर किस्म का है। फॉरेन मिनिस्ट्री के किसी अफसर ने अपना नाम बताए बगैर ये बात कही है। ये बहुत ही डिप्लोमेसी में बहुत सबसे कम तरीन सतह होती है, जब सबसे पहले होती है प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बोले या बादशाह बोले, उससे नीचे होता है फॉरेन मिनिस्टर, उससे नीचे होता है फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन, उससे भी नीचे वो होता है जब ये नाम भी ना बताएं, यानी कोई आका नाराज ना हो जाए। लेकिन बहरहाल मुखालिफत आई है, ये बात अपनी जगह सही है। तो अब कुवैत में, कतर में, ख़ास तौर पे इन दो मुल्कों में प्रोडक्ट्स, जो फ्रेंच प्रोडक्ट्स हैं, उसके ख़िलाफ़ बाकायदा शॉपिंग मॉल्स से सामान हटा दिया गया है। तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान ने बाकायदा ख़ुद अपील की है उस दिमाग के इलाज के मशवरे के बाद, और ये अब काफ़ी तेज़ी से फैलता जा रहा है। अब मैक्रोन जो है वो यूरोपियन यूनियन से कह रहे हैं कि साहब आप ये किसी तरह से कंट्रोल करो, ये तो बहुत ख़तरनाक होता जा रहा है, नुकसान हो रहा है, कारोबारी नुकसान। तो उसके बाद EU ने एक बयान जारी कर दिया कि साहब ये तुर्की के लिए बड़ा बुरा होगा, इससे ये वो EU में जो शामिल होने के चांस थे वो ख़त्म हो जाएंगे। यानी जबकि तुर्की तो यूरोपियन यूनियन में है नहीं ना, नेटो में है लेकिन यूरोपियन यूनियन में नहीं है। लेकिन देखिए, तुर्की के बारे में मैं एक बार इस्तांबुल गया हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि वो यूरोपियन यूनियन के लालच में जितना तुर्की ने अब से पहले कंप्रोमाइज़ किया है, अपनी ज़बान, अपनी अल्फ़ाबेट्स वो खो दिए। अरबिक में कुरान आमतौर पर नहीं मिलता, वो उसी में होता है रोमन में। और
ख़ुद उनकी ज़बान भी रोमन में लिखी जाने लगी। अब उनकी बेसिक जो अल्फ़ाबेट्स थे वो सब जाते रहे, कल्चर जाती रही। तो ये एक बड़ा नुकसान हुआ है यूरोपियन यूनियन में जाने के लालच में, और वो यूरोपियन यूनियन में उसे जाने भी नहीं देते। अब फिर ये कहा जा रहा है कि साहब आप जो यूरोपियन यूनियन में आने की कोशिश, लेकिन एक बात देखिए, जो सीरियल्स आ रहे हैं इनके, बड़े पॉपुलर हो रहे हैं, वो तो सारे के सारे टर्किश ज़बान में है। और उससे लगता है कि वो टर्किश ज़बान नहीं, टर्किश ज़बान है, लिखने का तरीका जो है वो रोमन से है। उनकी जो बेसिक टर्की ज़बान, तुर्की की जो ज़बान थी, उसके जो अल्फ़ाबेट्स थे, नहीं, बात यह वो उन्होंने खो दिए। बात चल रही है कि अरब कंट्रीज का क्या है, इसके ऊपर रिएक्शन हो रहा है? अरब कंट्रीज का कितना गहरा देखिए जिन मुल्कों के ताज़ा ताल्लुकात इजराइल से बन रहे हैं या जो बनाने की तैयारी कर रहे हैं, उनकी आवाज़ बहुत कमज़ोर है। और वो इस्लाम के इतने अहम मसले पे, मुसलमानों के इतने अहम मसले पर कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहानत की जाए और उस पर वो खामोश रहें, वो ग़ुलामी में जा चुके। इसलिए उनकी तरफ से पब्लिक में, सोशल मीडिया पर तो बहुत कुछ हो रहा है, और कुछ ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो बाइकॉट की बात कर रही हैं, लेकिन सरकारों की तरफ से ख़ास तौर पे UAE, बहरीन, सूडान, ख़ुद सऊदी अरब, जिनके फॉरेन मिनिस्टर ने कह दिया है कि ताल्लुकात होंगे इजराइल से, तो ये सब काफ़ी हद तक खामोश हैं। अवामी सतह पर गुस्सा है, और अरब आवाम में अभी पिछले दिनों एक इजरायली मिनिस्ट्री ऑफ स्ट्रेटेजिक अफेयर्स है, उसने एक सर्वे कराया था जिसमें बताया गया था कि सोशल मीडिया में जो कुछ बहस हो रही है अरब मुल्कों में, उससे पता चलता है कि 90% लोग, अरब लोग, इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करने के ख़िलाफ़ हैं। लेकिन हुकूमतें कहीं और हैं, आवाम कहीं और है, और इस सब के बीच में जो ये गैप है, इस गैप में ही अमेरिका और इजराइल अपने फ़ायदे का काम कर रहे हैं। तो ट्रेड तो बहुत बड़ा था जी, बड़े बड़े मॉल्स में इनके सामान रखे हुए थे, परफ्यूम से लेके, जी, और ख़ास तौर पे जो सौंदर्य प्रसाधन, बिल्कुल, वो तो फ्रांस कॉस्मेटिक्स मशहूर है। तो क्या असर पड़ेगा, और फ्रांस क्या चाहता है? क्योंकि सऊदी अरब तो बहुत बड़ा मार्केट था इंडिया के लिए, फ्रेंच परफ्यूम इंडिया के लिए भी है, क्योंकि दुबई वगैरह से जाते थे, सामान लेके आते थे लोग, और भी कंट्रीज से, क्योंकि UAE तो एक बहुत बड़ा मार्केट बना दिया था। बिल्कुल। तो क्या असर पड़ेगा, और ये लोग अगर स्टैंड ले लें इसके ऊपर, किस तरीके से बेहुरमत की है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो लेना चाहिए इनको, तो क्यों नहीं ले रहे हैं? वो तो आप बता ही चुके हैं। देखिए, मैं बुनियादी बात वही कह रहा हूँ। देखिए, जब आप 10-5 शैतानों में से किसी एक से ताल्लुकात कर लेते हो, तो सारे शैतानों को खुश रखने की कोशिश करते हो। जब आपने इजराइल के साथ ताल्लुकात ऐसे बना लिए जिसमें आपने फ़िलिस्तीनियों को नज़रअंदाज कर दिया, बैतुल मुक़द्दस को नज़रअंदाज कर दिया, जो मुसलमानों का पहला क़िबला अव्वल है, तो ऐसी हुकूमतों से जिन्होंने क़िबला अव्वल को जो है वो भूल गए, तो उनसे ये उम्मीद करना कि वो कार्टून्स के ख़िलाफ़ बहुत खुल कर के बोलेंगे या हुकूमतें बहुत कुछ करेंगी, ये मैं समझता हूँ हमारी नासमझी है अगर हम ऐसा उम्मीद कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर वो यहूदियों के लिए, इजराइलियों के लिए, अमेरिकन्स के लिए काम करने वाले एजेंट हैं जो इन मुल्कों पर हुकूमतें कर रहे हैं। अवाम बिल्कुल अलग हैं। जो खुद इजरायली सर्वे बता रहे हैं कि अवाम इसके ख़िलाफ़ हैं ताल्लुकात नॉर्मल करने के लिए इजराइल के। तो हालात बिल्कुल दोनों तरफ जो हैं वो बिल्कुल अलग किस्म के हैं। तो अब सूरत हाल ये है कि अरब मुल्कों में अवाम बिल्कुल अलग हैं, बादशाहतें अलग हैं, और इस मामले पर खुल करके अवाम सामने आ रहे हैं, जिसके दबाव में वहाँ की जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो फ्रेंच प्रोडक्ट्स का बाइकॉट कर रहे हैं। इससे बहुत बड़ा प्रेशर बन रहा है फ्रांस में, और ख़ुद फ्रांस की फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक बयान दिया है जिसमें इन मुल्कों से कहा गया है कि बाइकॉट ख़त्म करें और आप अपने यहाँ प्रोटेस्ट ना होने दें फ्रांस के ख़िलाफ़। इस किस्म की बातें तो हो रही हैं, लेकिन अभी तक फ्रांस की तरफ से कोई ऐसे इशारे नहीं है जिसमें ये लगे कि उनका कोई इरादा कमज़ोर हो गया हो, या वो ये शार्ली हेब्दो के ज़रिए जो कुछ बदतमीज़ियाँ होती रहती हैं
उसे उन्होंने कोई रोकने का मन बनाया। इसके पहले भी तो हिजाब के ऊपर फ्रांस में हुआ था। हाँ, हिजाब पे हो चुका। 2015 में पहली बार ये कार्टून छपे थे। अब 5 साल के गैप के बाद दोबारा कार्टून वहाँ पर छापे गए हैं। तो वो ऐसा लगता है कि इंटेंशनली टेंशन क्रिएट करने के लिए मुसलमानों की तरफ से रिएक्शन हो और फिर वहाँ से कोई और कार्रवाई हो, इसकी तैयारी के तौर पर इसे किया गया है। बहुत सोच समझ के किया गया है। लेकिन मेरा समझना है कि अगर वाकई बायकॉट कंटिन्यू रहे और सीरियस रहे तो इनको फिर से गौर करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया काजमी साहब आपका। चलते हैं वापस स्टूडियो, अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।